हेलो गाइस, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको एलियंस, उनके एग्जिस्टेंस और उन पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों के बारे में बताया। अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुचर्चित एलियन साइटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2001 में न्यू जर्सी टर्नपाइक के ऊपर अनजानी लाइट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि राइडर्स के लिए, जो कि रफ्तार के दीवाने होते हैं, हाईवे के एक किनारे पर खड़े होकर आसमान को देखना थोड़ा मुश्किल है। परंतु 14 जुलाई 2001 को राइडर्स ने न्यू जर्सी टर्नपाइक में कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने न्यू जर्सी में आर्थर किल वाटरवे और स्टेटन आइलैंड के बीच आकाश में संतरी और पीली रोशनी से वी आकृति बनती हुई देखी। इस घटना के कार्टरेट पुलिस डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट डेनियल टॉरेंट और मेट्रो एरिया का निवासी साक्षी थे। दूसरे नंबर पर है द लेकन हीथ इंसिडेंट 1956। लेकन हीथ इंसिडेंट्स को आरएएफ पेंट वाटर्स यूएफओ के नाम से जाना जाता है। इस घटना में पहली बार 2 रॉयल एयरफोर्स बेसिस का 13 अगस्त 1956 को यूएफओ के साथ सफोल्क में आमना-सामना हुआ था। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब यूएससीएफ रडार ऑपरेटर्स ने रडार को लेकन हीथ पर स्टेशन किया। उन्होंने पाया कि कोई एयरक्राफ्ट बहुत ही तेज गति से उनकी तरफ आ रहा है। कुछ और संकेतों ने यह भी दर्शाया कि यूएफओस का समूह धीमी गति से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इनसे निकलने वाले सिग्नल यूएससीएफ के पास उस समय मौजूद सबसे बड़े एयरक्राफ्ट B-36 बॉम्बर से भी ज्यादा तेज और बड़े थे। उसी रात 2 आरएएफ दी हेवीलैंड वैनअप जेट एयरक्राफ्ट को उन सिग्नल्स को ट्रैक करने के लिए भेजा गया, जिनमें से एक इंजन की खराबी की वजह से वापस लौट आया, परंतु दूसरा एयरक्राफ्ट यूएफओ की उपस्थिति का साक्षी बना। एयरक्राफ्ट के पायलट ने बताया कि वह यार ऊपर से गोलाकार तथा नीचे से तश्तरी की तरह था, जो चारों तरफ से लाइट से घिरा हुआ था। इस घटना को उस समय प्रोजेक्ट ब्लू बुक के अंदर छिपा दिया गया और यह घटना भी उन घटनाओं की तरह रह गई जिसका कंडम कमेटी के पास कोई जवाब नहीं था। तीसरे नंबर पर है ब्रॉड हेवन लैंडिंग 1977। ब्रॉड हेवन इंसिडेंट की शुरुआत 4 फरवरी 1977 को लंच टाइम के दौरान ब्रॉड हेवन जूनियर स्कूल में हुई। लंच ब्रेक के दौरान कुछ 14 छोटे बच्चों ने, जो कि 9 से 11 वर्ष तक की उम्र के थे, ने अपने स्कूल के साथ वाले खेत में यूएफओ को लैंड करते हुए देखा। उन्होंने यह भी दावा किया कि यान में से कुछ मनुष्य जैसे परजीवी निकले, जिनके लंबे लंबे कान थे, जिन्होंने सिल्वर सूट पहन रखा था। वह उस चित्र का निरीक्षण कर रहे थे। यह सब बातें जब उन्होंने अपने हेडमास्टर को बताई तो उन्होंने उन बच्चों को उनकी ड्राइंग बनाने का काम सौंप दिया। यह हैरान करने वाला था कि सभी बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग में जरा से भी असमानता नहीं थी। वे जैसा कह रहे थे उन्होंने बिल्कुल वैसे ही चित्र बनाए। इस बात को उस समय के न्यूज़ चैनल और अखबारों ने और तूल दे दिया, जिसके बाद उस स्थान की मिलिट्री इन्वेस्टिगेशन की गई। उस घटना के बाद भी स्कूल से लगभग 3 किलोमीटर दूर तक के दायरे से ऐसी खबरें आती रही, परंतु कुछ समय बाद वहां के लोग इस घटना को भी एक कल्पना का नाम देने लगे। लेकिन जिन लोगों ने इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उन्होंने इन बातों को खारिज कर दिया। एक औरत ने तो यहाँ तक कहा कि यदि आप मुझे एक परजीवी और एक आदमी जिसने परजीवी जैसे कपड़े पहने हो में अंतर करने के लिए कहेंगे तो निश्चित रूप से मैं परजीवी को पहचान लूंगी। चौथे नंबर पर है द डेजमंड वुड्स एनकाउंटर 1989। 9 नवंबर 1989 को करीब सुबह 10:30 बजे मिस्टर रॉबर्ट टेलर, जो कि लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में काम करते थे, ने डेजमंड लॉ हिल के पास अपना ट्रक पार्क किया। अपने कुत्ते के साथ रोजाना की तरह उन्होंने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हरी घास पर सैर की। उस दौरान उन्होंने जो देखा वह उसे देखकर भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत बड़ा गोलाकार यान, जिसकी चौड़ाई कुछ 7 मीटर या इससे ज्यादा थी, जो कि डार्क मेटालिक मटेरियल से बना था। उस यान का टेक्सचर धूसर था, बिल्कुल सैंडपेपर जैसा, और उसमें खिड़कियों के शीशे जैसे ट्रांसपेरेंट हिस्से भी थे। उस यान का निरीक्षण करते हुए वे उसके करीब पहुंच गए। तभी अचानक उन्हें एक हिस की आवाज सुनाई दी, मानो किसी ने कोई गैस रिलीज कर दी हो, जिसके तुरंत बाद वे बेहोश हो गए। जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने पाया कि यान वहां से जा चुका था। इस तरह की घटना को देखकर वे निशब्द हो चुके थे। वे बेसुध होकर घर की तरफ दौड़े। अपनी पत्नी के बार बार पूछने और दबाव देने के बाद उन्होंने इस घटना के बारे में पुलिस को रिपोर्ट किया। इसके बाद इस जगह का निरीक्षण किया गया, जहां पर सीढ़ी होने के निशान मिट्टी पर पाए गए। साथ ही गोलाकार यान के
मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान भी वहां मौजूद थे, परंतु बहुत अधिक सबूत न मिलने की स्थिति में कुछ समय बाद इस घटना को भी दबा दिया गया। दोस्तों, अभी तक मैंने जिन भी घटनाओं के बारे में आपको बताया है, उन्होंने इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं की जितनी इन दो घटनाओं ने प्राप्त की है। ये दोनों ही घटनाएं उस समय चर्चा का विषय रही क्योंकि इन्हें सही साबित करने वाले काफी सबूत मौजूद थे। ओ हिज इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोसर 2006। यह घटना तब घटित हुई जब फ्लाइट 446 शिकागो से नॉर्थ कैलिफोर्निया जाने के लिए उड़ान भर रही थी। ठीक उसी समय यूनाइटेड एयरलाइंस के एक एम्प्लॉय ने देखा कि टारमेक पर डार्क ग्रे कलर का मेटालिक क्राफ्ट C-17 गेट के ऊपर घूम रहा था। इस घटना को 12 यूनाइटेड एम्प्लॉइज और कुछ अन्य लोगों ने 4:15 पर 7 नवंबर 2006 को ऑब्जर्व किया। उन लोगों का कहना था कि इससे पहले कि यह यान आकाश को चीरता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में जाता, वह करीब 5 मिनट तक वहीं घूमता रहा। यह उस समय की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर बन गई, जिसे द शिकागो ट्रिब्यून वेबसाइट में जारी किया गया था, पर क्योंकि यूएफओ रडार में नहीं दिखा था, इसलिए FAA ने इसे वेदर फिनोमिना का नाम दिया और जांच पड़ताल करने से इनकार कर दिया। और आखिर में है द USS निमिट्ज UFO इंसिडेंट। USS निमिट्ज UFO इंसिडेंट को इतिहास का बेस्ट डॉक्यूमेंट UFO साइटिंग कहा जाता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जिन पायलट्स ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा, उनकी ऑडियो की रिकॉर्डिंग की। दूसरा, एक पायलट का दिया हुआ इंटरव्यू। और आखिर एक रिपोर्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑपरेशन को एनालाइज करके थी, जो कि UFO साइटिंग पर था, जिसे बाद में पेंटागन ने भी कंफर्म किया, जिससे इस घटना को वास्तविकता का रूप मिल पाया। दोस्तों, यह वीडियो CNN के द्वारा एंडरसन कूपर ने अपने शो एंडरसन कूपर 360 में रिलीज किया। इस फुटेज में नेवी पायलट ने कंफर्म किया कि UFO जैसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं, फिर भी इसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना का नाम दिया गया। Images of that rotating thing captured by U.S. Navy aircraft, sensors locking in on the target. Commander David Fravor saw it firsthand during a training mission, describing it like a 40-foot-long tic-tac, maneuvering rapidly and changing direction. As we both looked out the right side of our airplane, we saw a disturbance in the water and a white object, oblong, pointing north. The object was first sighted in 2004, then similar objects again in 2015. Footage of the sightings, declassified by the military, weren't made public until December 2017 by the New York Times and a group that researches UFOs. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. The ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically zero up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. The UFO reports were first investigated by a secret $22 million program, part of the Defense Department budget, that investigated reports of UFOs. The program has since been shut down, but it was run by a military intelligence official who told CNN they found compelling evidence that we, quote, may not be alone. तो फ्रेंड्स, आई होप एलियन टॉपिक पर मेरी ये 3 वीडियोस आपको पसंद आई होगी। वैसे तो एलियंस और एलियन साइटिंग की और भी इंफॉर्मेशन है जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, बट मैंने आपके साथ में उन इंसिडेंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की है जो उस समय हॉट टॉपिक पर थी। चलिए मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।